कभी सोचा है कि हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो आखिर लिखा किसने और क्यों? देखिए, इतिहास सिर्फ गुजरी हुई घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है। ये तो एक कहानी है और हर कहानी की तरह इसे सुनाने वाले का नजरिया इसमें रंग भरता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि प्राचीन भारत के अतीत की कहानी कितने अलग-अलग तरीकों से सुनाई गई है। हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है ना? और सच कहूँ तो ये एक बहुत वाजिब सवाल भी है। कई लोगों को लगता है कि भाई हजारों साल पुरानी बातों का आज की दुनिया से क्या लेना देना। कुछ तो ये भी मानते हैं कि अतीत को ज्यादा कुरेदने से सिर्फ समुदायों के बीच में दूरियां ही बढ़ती हैं। तो इस सवाल के ना दो पहलू हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि देखो, इतिहास पढ़ने से आज की गरीबी या बेरोजगारी जैसी समस्याएं तो हल नहीं हो जाती। लेकिन दूसरी तरफ इसका असली मकसद कुछ और ही है, ये समझना कि हम कौन हैं, हमारी जड़ें कहाँ हैं, और सबसे जरूरी, अतीत की सफलताओं और गलतियों से सीखकर एक बेहतर कल कैसे बनाया जा सकता है। आज हम जिस भी पहलू पर बात करेंगे उसका आधार भारत की जानी मानी NCERT की किताबें हैं। तो चलिए इन्हीं किताबों के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास लिखने की कला क्या है और हमारा पढ़ा हुआ इतिहास वैसा क्यों है जैसा वो है। तो चलिए कहानी की पहली परत से शुरू करते हैं। ये भारतीय इतिहास का वो वर्जन है जिसे ब्रिटिश प्रशासकों ने लिखा था। इसे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन कहते हैं। मतलब वो इतिहास जो शासकों ने अपने नजरिए से और हाँ, अपने फायदे के लिए लिखा था। ये जानना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि भारत का पहला आधुनिक इतिहास किसी अकादमिक जिज्ञासा की वजह से नहीं, बल्कि अंग्रेजों की प्रैक्टिकल ज़रूरतों से लिखा गया। उन्हें भारत पर शासन करना था, यहाँ के कानून समझने थे, और सबसे बढ़कर दुनिया को ये बताना था कि उनका यहाँ होना क्यों ज़रूरी है। इसके लिए उन्हें भारत के अतीत को अपने तरीके से ढालना। तो उन्होंने एक ऐसी तस्वीर पेश की जो उनके शासन को एकदम सही ठहराती थी। उन्होंने कहा कि भाई, भारतीय तो हमेशा से ही निरंकुश राजाओं के गुलाम रहे हैं। उनमें कभी एक देश होने की भावना थी ही नहीं, और वो दुनियावी तरक्की के बजाय सिर्फ अध्यात्म में ही डूबे रहते थे। यानी एक ऐसा समाज जिसे आगे बढ़ने के लिए किसी बाहरी ताकत की सख्त जरूरत थी। विंसेंट स्मिथ, जो उस दौर के एक बहुत बड़े अंग्रेज इतिहासकार थे, उनकी ये एक लाइन उनकी पूरी सोच को साफ साफ दिखा देती है। उनके लिए प्राचीन भारत की राजनीति का मतलब सिर्फ और सिर्फ तानाशाही था, और यही सोच उनके लिखे पूरे इतिहास का आधार बन गई। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो होता है। भारतीय इतिहासकारों ने इस औपनिवेशिक सोच को सीधी चुनौती दी, और यहीं से जन्म हुआ राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये अपने अतीत को वापस पाने की एक कोशिश थी। जरा सोचिए, अगर आपका इतिहास कोई और लिखे तो कैसा लगेगा? इन इतिहासकारों के लिए ये कोई एकेडमिक बहस नहीं थी, नहीं, ये अपने आत्मसम्मान और अपनी आज़ादी की लड़ाई थी। उनका मिशन था अंग्रेजों द्वारा बनाई गई उस नकारात्मक छवि को तोड़ना और इतिहास को एक ऐसे हथियार की तरह इस्तेमाल करना जो समाज में सुधार लाए और देश को स्वराज के लिए तैयार करे। KP जायसवाल जैसे इतिहासकारों ने तो जैसे एक क्रांति ही ला दी। उनकी किताब हिंदू पॉलिटी ने सबूतों के साथ ये दिखा दिया कि प्राचीन भारत में सिर्फ तानाशाही नहीं, बल्कि गणराज्यों और लोकतंत्र की एक बहुत मजबूत परंपरा थी। ये एक ऐसा जबरदस्त विचार था जिसने साम्राज्यवादी कहानी की नींव ही हिलाकर रख दी। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां दिखती हैं, है ना? जहाँ एक कहानी भारत को पिछड़ा और शासन के लिए अयोग्य बताती है, वहीं दूसरी कहानी एक ऐसे भारत को दिखाती है जिसका अतीत राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत गौरवशाली था। दोनों एक ही अतीत को देख रहे थे, लेकिन उनके नतीजों में जमीन आसमान का फर्क था। अच्छा, भारत की आज़ादी के बाद इतिहास को देखने का एक तीसरा और एकदम अलग तरीका सामने आया। इस बार फोकस न राजाओं पर था, न राष्ट्रीय गौरव पर, बल्कि समाज के आर्थिक ढांचे पर था। इसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहा गया। मार्क्सवादी इतिहासकारों का ये मानना था कि किसी भी समाज की राजनीति, धर्म या संस्कृति को समझने के लिए ना पहले उसकी अर्थव्यवस्था को समझना होगा। उनके लिए इतिहास असल में उत्पादन के साधनों, यानी कि जमीन, औजार, तकनीक और इन पर किसका कंट्रोल था, इसके इर्द गिर्द घूमने वाले वर्ग संघर्ष की कहानी थी। तो मार्क्स और एंगल्स के अनुसार हर समाज इन 5 स्टेज से गुजरता है। ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था जिसे मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास पर भी लागू करने की कोशिश की, ये समझने के लिए कि यहाँ समाज में बदलाव आखिर हुए कैसे।
भारत में इस सोच को आगे बढ़ाने वालों में डीडी कोसांबी का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने ही पहली बार प्राचीन भारत के इतिहास को राजा महाराजाओं की कहानियों से निकालकर आम लोगों, उनके काम और आर्थिक सिस्टम के विश्लेषण पर फोकस किया। तो हमने एक ही अतीत की 3 अलग-अलग कहानियां देखी और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। आखिर ये इतिहास है किसका? ये कुछ एक आईनों के हॉल की तरह है, जहां हर आईना एक अलग तस्वीर दिखाता है और हर तस्वीर अपने देखने वाले के नजरिए को ही दर्शाती है। कोई भी विचार यूं ही हवा में पैदा नहीं होता। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पहले साम्राज्यवादी नजरिया आया और उसकी सीधी प्रतिक्रिया में राष्ट्रवादी नजरिया उभरा, और फिर आज़ादी के बाद के भारत में मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रभावशाली हो गया। मतलब हर नजरिया अपने समय की राजनीतिक और सामाजिक जरूरतों की ही पैदाइश था। तो संक्षेप में कहें तो ये 3 अलग-अलग नजरिए हैं। साम्राज्यवादी अपने शासन को सही ठहराना चाहते थे, राष्ट्रवादी राष्ट्रीय गौरव जगाना चाहते थे, और मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष का विश्लेषण करना चाहते थे। तीनों ने एक ही अतीत को देखा, लेकिन बिल्कुल अलग-अलग चश्मों से। और यहीं हम आज के सबसे बड़े सबक पर आते हैं। इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली बहस है, एक बातचीत है। हम अपने आज के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अतीत की तरफ देखते हैं और इसी कोशिश में हम उससे बार बार लिखते हैं। तो अंत में ये सवाल बचता है, अतीत की ये कहानियां आज भी हमारे साथ हैं। वो हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारी पहचान को बना रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि आज हम अतीत के किस वर्जन में जी रहे हैं और क्यों।